नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस के आयुर्वेद वाला सीरीज में। तो आइए हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 शारीर उपक्रमणी शारीर अध्याय के लास्ट पॉइंट मींस लास्ट जो उसमें सिलेबस में दिया हुआ शव विच्छेदन। तो शव विच्छेदन की के बारे में पढ़ेंगे। तो नाम से ऐसा लग रहा है कि शव का मतलब होता है डेड बॉडी। शव का मतलब क्या होता है? डेड बॉडी अर्थात मृत देह। इसको बोलते हैं मृत देह, मृत देह या शरीर, मृत देह या शरीर। तो मृत देह या शरीर, मृत शरीर का क्या मतलब होता है? जब शरीर जीवित होता है तो शरीर का सिंपल क्या मीनिंग होता है कि शरीर में कहीं न कहीं इसके जीवन का लक्षण क्या है कि ये जीवित है, इसका मतलब उसमें जीवात्मा उपस्थित होती है। जीवात्मा, जीवात्मा। अगर शरीर में जीवात्मा है तो इसको क्या कहेंगे? ये जीवित शरीर है। ये क्या है? इसमें जीवन के लक्षण हैं। अगर यही जीवात्मा शरीर से निकल जाए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मृत देह या शरीर, मृत देह या मृत शरीर। तो इस तरह से हम लोग देखे हैं कि यहाँ शव का मतलब दिया है मृत देह, मृत देह अर्थात शरीर या जीवात्मा रहित शरीर। तो इसको हम लोग देखते हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है कि शव विच्छेदन जो शब्द है, शव विच्छेदन शब्द से ऐसा लग रहा है कि विच्छेदित करना है अर्थात उसको डाइसेक्ट करना या कट करना। मीन्स ऐसा लग रहा है कि शव विच्छेदन, लेकिन शव विच्छेदन से पहले, शव विच्छेदन से पहले उसको अच्छे से प्रिजर्व करना भी जरूरी होता है। इसलिए जब शव विच्छेदन की बात करते हैं तो उसमें बॉडी प्रिजर्वेशन की भी बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट डाइसेक्शन की बात करेंगे, उसको बॉडी को कट करने की बात करेंगे। हम लोग उसको बॉडी को अच्छे से प्रिजर्व करेंगे। लेकिन बात ये उठती है कि क्या जरूरत पड़ी इस शव विच्छेदन की? शव विच्छेदन की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहले हम उस पॉइंट पे आते हैं कि क्यों शव विच्छेदन की आवश्यकता पड़ी, उससे संबंधित बात करते हैं। तो शव छेदन में ही शव विच्छेदन की आवश्यकता क्यों पड़ी उससे संबंधित बात करेंगे। तो सुश्रुत ने क्लियर कट कहा है। तो सुश्रुत ने क्लियर कट कहा है कुछ इस तरह से। और सबसे पहले देखेंगे इसके रेफरेंस की बात करेंगे कि शव विच्छेदन का रेफरेंस सुश्रुत ने कहाँ दिया है। सुश्रुत शारीर 5, सुश्रुत शारीर 5/61/61। तो ये जो रेफरेंस है आपका सुश्रुत शारीर 5 का 61 नंबर श्लोक है और उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। और साथ ही साथ जो शव विच्छेदन का रेफरेंस पूछा जाता है, जब भी आपसे संदर्भ पूछा जाए शव विच्छेदन का, तो आप दो संदर्भ बताएंगे। एक तो सुश्रुत शारीर 5, दूसरा है अष्टांग संग्रह सूत्र 34। दूसरा रेफरेंस जो है, पहला रेफरेंस है सुश्रुत शारीर 5 का, सुश्रुत शारीर 5। दूसरा जो रेफरेंस है अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान, अष्टांग संग्रह सूत्र 34/38। अष्टांग संग्रह सूत्र 34/38। ये दो रेफरेंस है। बिल्कुल ध्यान रखने की चीज है कि सबसे पहले रेफरेंस ही लिखा जाता है। तो आइए अब रेफरेंस के बाद हम लोग बात करते हैं कि क्यों आवश्यकता पड़ी इस शव विच्छेदन की। इसको हम लोग बात करेंगे, क्यों आवश्यकता पड़ी शव विच्छेदन की। तो सुश्रुत ने क्लियर कट कहा है, यहाँ पर देखेंगे बहुत ही सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया है। तो देखेंगे तस्मात् निःसंशय ज्ञानम हर्ता शल्य समांशता। तो उसमें कहा कि शव विच्छेदन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो शव विच्छेदन की, इसको हम देखेंगे हेडिंग आवश्यकता, आवश्यकता। शव विच्छेदन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो ये देखेंगे सबसे पहले कि तस्मात् निःसंशय ज्ञानम, तस्मात् निःसंशय, निःसंशय निःसंशय तो ज्ञानम, तस्मात् निःसंशय ज्ञानम हर्त्रा शल्येषु वांछता, हर्त्रा
शल्यश शल्यश शल्यस्य वांछता वांछता दिया हुआ है तस्मात् निसंशय ज्ञानम हर्त्रा शल्यंश वांछता शोधयित्वा मृतम सम्यक शोधयित्वा मृतम सम्यक मृतम सम्यक द्रष्टव्यो अंग विनिश्चय द्रष्टव्यो अंग विनिश्चय अंग विनिश्चय द्रष्टव्यो अंग विनिश्चय। नेक्स्ट लाइन देखेंगे प्रत्यक्षतो हि यद दृष्टम प्रत्यक्षतो हि प्रत्यक्षतो हि यद दृष्टम यद दृष्टम यद दृष्टम शास्त्र दृष्टश्च यद भवेत् शास्त्र दृष्टश्च यद भवेत् यद भवेत्। लास्ट लाइन देखेंगे समासतश्च उभयम समासतश्च समासतश्च उभयम भूयो ज्ञान विवर्धनम भूयो ज्ञान विवर्धनम ज्ञान विवर्धनम। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो रेफरेंस है इसका रेफरेंस सुश्रुत शारीर 5 ही है। सुश्रुत शारीर 5 का एक तरह से 16 नंबर श्लोक है। सुश्रुत शारीर 5 का 60 नंबर का श्लोक है। इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या आवश्यकता पड़ी शव विच्छेदन की। हम लोग बात कर रहे हैं शव विच्छेदन की, तो क्यों जरूरत पड़ी शव विच्छेदन की। तो यहाँ पर दिया हुआ है 4 लाइन का श्लोक है कि तस्मात मीन्स शव विच्छेदन की बात कर रहे हैं। तो शव विच्छेदन की बात कर रहे हैं तो कर रहे हैं कि निसंशय ज्ञानम मीन्स अगर ज्ञान प्राप्त करना है किस तरह का, बिना डाउट के, निसंशय ज्ञानम हत्या शल्यंश वांछता मीन्स जो भी व्यक्ति, जो भी वैद्य, अगर कोई सर्जन, शल्यश मीन्स होता है कि सर्जरी करना चाहता है, जो भी व्यक्ति अगर सर्जरी करना चाहता है, अगर सर्जन बनना चाहता है, शल्यश वांछता, यहाँ देख रहे होंगे शल्यश वांछता मीन्स अगर कोई व्यक्ति अगर अच्छी प्रकार से सर्जरी चाहता है, मीन्स सर्जरी करना चाहता है, अर्थात अच्छा सर्जन बनना चाहता है, तो क्या करना चाहिए, उसे निसंशय ज्ञान होना चाहिए। मीन्स सर्जरी किसी पर्टिकुलर विसरा का या पार्ट का करना होता है, उसके बारे में, उस पर्टिकुलर विसरा या पूरे बॉडी के पार्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो कह रहा है तस्मात् निसंशय ज्ञानम हर्ता शल्यंश वांछता मीन्स कोई व्यक्ति अगर अच्छा सर्जन बनना चाहता है, अच्छा शल्य चिकित्सक बनना चाहता है, तो उसको निसंशय ज्ञान होना चाहिए। फिर इसमें दिया है कि ये प्रक्रिया होने के लिए मीन्स अच्छा सर्जन बनने के लिए उसे करना क्या है कि शोधयित्वा मृतम सम्यक मीन्स जो मृत शरीर है, हम लोगों ने बात किया था मृत शरीर की बात किया था, मतलब जीवात्मा निकल गई है शरीर से, तो उसको हम लोग मृत शरीर दिए थे। तो उस मृत शरीर का सबसे पहले क्या करना है, शोधन करना है मीन्स अच्छे से उसको प्रिजर्व करना है। शोधित्वा मीन्स होता है अच्छे से प्रिजर्वेशन, शोधन का मतलब प्रिजर्व करना, प्रिजर्व करना। शोधित्वा मीन्स अच्छे प्रकार से उसको प्रिजर्व करेंगे, सम्यक अच्छे प्रकार से उसको प्रिजर्व करेंगे। देन द्रष्टव्यो अंग विनिश्चय मीन्स द्रष्टव्यो मीन्स होता है देखना, इसका मतलब क्या होता है, देखना, ठीक है, देखेंगे। अंग विनिश्चय मीन्स
अंग अंग विनिश्चय भी होता है, निश्चय करेंगे उसको, ज्ञान को अच्छे से विनिश्चय करेंगे कि एक क्लियर कट कि ये अंग के सराउंडिंग ये अंग होते हैं। तो इस तरह से कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अगर अच्छा शल्य चिकित्सक बनना चाहता है तो उसे निसंशय ज्ञान होना चाहिए। निसंशय ज्ञान करने के लिए उसे क्या करना है कि जो मृत शरीर है अर्थात 100 डेड बॉडी है उसको क्या करना है, उसके अच्छी प्रकार से शोधन करना है। शोधन मीन्स होता है कि प्रिजर्व करना है, पहले बॉडी को प्रिजर्व करना है, उसके बाद उसको डायसेक्शन के थ्रू उसके अंग प्रत्यंग को देखना है कि नॉर्मल कंडीशन में जो अगर हर एक अंग प्रत्यंग कैसा होता है और साथ ही साथ उसमें फिर बीमारी की कंडीशन में क्या क्या होता है, तो इसके इसके बारे में विनिश्चय करना, अंग विनिश्चय करना है। फिर देखेंगे यहाँ पर प्रत्यक्षतो ही यद दृष्टम मीन्स जो भी व्यक्ति अच्छा शल्य चिकित्सक बनना चाहता है और प्रत्यक्ष रूप से ये शोधन मृत शरीर का शोधन करने के पश्चात उसके अंग प्रत्यंग का विनिश्चय किया है, मीन्स क्या है प्रत्यक्ष तो मीन्स प्रत्यक्ष दर्शन किया हो अंग प्रत्यंग का, प्रत्यक्ष तो ही यद दृष्टम अच्छे प्रकार से प्रत्यक्ष डायरेक्ट बॉडी को डायसेक्ट करते हुए देखा है, दृष्टम शास्त्रम दृष्ट साथ ही साथ क्या है शास्त्र को भी अच्छे प्रकार से उसने पढ़ा है, मतलब कि उसने मृत शरीर पर डायसेक्शन की काम किया है, मीन्स उसको अंग प्रत्यंग को देखा है, साथ ही साथ उसने थ्योरी मीन्स प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पार्ट को अच्छे से किया। शास्त्र का मतलब थ्योरेटिकल पार्ट और जो अंग मृत शोधन शरीर की बात कर रहा है इसका मतलब वो प्रैक्टिकल मीन्स प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का अच्छे तरह से उसको नॉलेज है। वही क्या होगा समासतश्च उभयम मीन्स जिस व्यक्ति को इन दोनों का ज्ञान समान रूप से होगा, मीन्स प्रैक्टिकल का नॉलेज दैट इज कॉल्ड मृत शोधन और थ्योरी का नॉलेज दैट इज कॉल्ड शास्त्र का अध्ययन, इन दोनों का अगर समास तथा उभय मीन्स दोनों का नॉलेज अच्छी प्रकार से होगा, भूयो ज्ञानम विवर्धनम तो उस व्यक्ति का ज्ञान अच्छे प्रकार से वर्धन होगा, जो भी कर्म करेगा उसमें सिद्धि मिलेगी। मीन्स कहने का मतलब ये है कि बात किया जाता है कि अगर किसी व्याधि का चिकित्सा की बात की जाती है तो हर एक व्याधि की सर्जरी नहीं की जाती, लेकिन कुछ व्याधि मैक्सिमम व्याधियों की जो चिकित्सा होती है वो उनके कारणों के अनुरूप अगर कारण का निदान परिवर्जन कर दिया जाए तो कहीं न कहीं उसकी चिकित्सा हो जाती है। लेकिन कुछ व्याधियां ऐसी होती है जहां पर सर्जरी की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग धन्वंतरी संप्रदाय के लोगों को रिफर कर देते हैं। तो वो जो पेशेंट होता है वो धन्वंतरी संप्रदाय अर्थात जो शल्य चिकित्सक होता है, शल्येश वांछता में एक अच्छा सर्जन होता है, वो क्या करता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज लेने के बाद कहीं न कहीं जो भी व्याधि होती है, जो भी अंग प्रत्यंग डिस्टर्ब होते हैं या फिर डैमेज हुए होते हैं या व्याधि से पीड़ित होते हैं उसको कट करके रिमूव करना होता है या उस तरह से उसकी चिकित्सा की जाती है। तो इस तरह से हम लोग को देखा कि सब विच्छेदन की आवश्यकता क्यों होती है। तो ये अच्छा शल्य चिकित्सक या सर्जन बनने के लिए ये जरूरी है कि बॉडी डायसेक्शन या स्व विच्छेदन उस व्यक्ति को आना चाहिए या उसका प्रत्यक्ष कर्माभ्यास होना चाहिए। मीन्स कोई और भी कर रहा हो, गुरुजन कर रहे हो तो छात्र जो होते हैं उसको देखते हैं, सीखते हैं, तब जाके कहीं खुद उस डिसीजन पे आते हैं कि नहीं मैं भी बॉडी डायसेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसकी आवश्यकता इसलिए है। अब आते हैं हम लोग स्व विच्छेदन पर। तो आइए इससे पहले हम लोगों ने बात कर लिया, अब आते हैं डायरेक्ट स्व विच्छेदन पर कि कैसे स्व विच्छेदन किया जाता है, किस प्रकार से स्व विच्छेदन की क्या क्या विधि है, क्या क्या चीजें हैं जो कि ध्यान देनी चाहिए। तो स्व विच्छेदन के लिए हम लोग को देखना है कि हम लोगों ने रेफरेंस की बात किया था, तो हम लोग रेफरेंस की बात करेंगे। तो यहाँ पर रेफरेंस है सुश्रुत शारीर 5 का 61 नंबर श्लोक है। तो सुश्रुत शारीर 5 सुश्रुत शारीर 5 का 61 नंबर श्लोक देख रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़ा सा श्लोक दिया है 4-5 लाइन का। तो यहाँ पर किस तरह से सबसे पहले क्या बताया गया है कि कैसे शरीर को प्रिजर्व किया जाए, मीन्स मृत शोधन किया जाए। सबसे पहले उसमें शरीर का शोधन बताया है। तो शरीर का शोधन बताया है, उसके लिए शरीर को शोधन के से पूर्व उसमें क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, शरीर के शोधन की आवश्यक शर्तें। तो यहाँ दिया है पहले पॉइंट पे शरीर शोधन के लिए आवश्यक शर्तें।
मीन्स जिस व्यक्ति में हम लोग बॉडी डाइसेक्शन करेंगे, शव विच्छेदन करेंगे, वो उस मृत शरीर में क्या क्या टर्म कंडीशन है कि वो शरीर ऐसा होना चाहिए, एक क्राइटेरिया है, एक पैरामीटर है, उसको वो फिट होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से कंडीशंस है जो कि उस शरीर पे लागू होने चाहिए, मृत शरीर पे लागू होने चाहिए। तो उसने बोला है कि तस्मात् समस्त गात्रम, मीन्स वो जो शरीर होना चाहिए सभी अंग प्रत्यंगों से युक्त होना चाहिए। तो पहला पॉइंट दिया है तस्मात् समस्त गात्रम, समस्त गात्रम, गात्र मीन्स होता है शरीर, मीन्स संपूर्ण शरीर के अंग प्रत्यंगों से युक्त होना चाहिए। गात्र का मतलब होता है शरीर, गात्र का मतलब शरीर, समस्त गात्र मीन्स शरीर के सभी अंग प्रत्यंगों से युक्त होना चाहिए। फिर देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, समस्त गात्रम कह दिया, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि विष उपहतम, मीन्स विष से उसकी मृत्यु न हुई हो, विष उपहतम, विषोपहतम अर्थात विष से उसकी मृत्यु न हुई हो, विष से उसकी मृत्यु ना हुई हो। ऐसा क्यों? विष से अगर मृत्यु हो जाएगा तो क्या होगा कि जो जिस बॉडी को हम लोग प्रिजर्व करेंगे वो उसके कुछ विसरा डैमेज हो जाएंगे। जब डैमेज हो जाएंगे तो अगर हमें उस पर सीखना है बॉडी के बारे में, तो जब डैमेज हो जाएगा तो क्या हम उसके बारे में जान जाएंगे? जो विसरा डैमेज हो गया तो उसको तो हम जान ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब कि जब विसरा अपने पोजीशन में होंगे, अपनी स्थिति में बने रहेंगे, तो हम जान जाएंगे कि ये शरीर में पर्टिकुलर विसरा इस तरह से होता है। जब विष से मृत्यु होती है तो कहीं ना कहीं विसरा डैमेज हो जाते हैं, तो हम लोग को जो नॉर्मल एनाटॉमी होती है वो नहीं क्लियर हो पाएगी। साथ ही साथ कह रहे हैं कि जहाँ समस्त गात्र मीन्स शरीर के सभी अंग प्रत्यंगों से युक्त होना चाहिए। तो अंग प्रत्यंग में सड़ंग से युक्त होना चाहिए, और जितने प्रत्यंग बताए गए हैं उतने प्रत्यंग शरीर में होना चाहिए, क्योंकि हम लोग नॉर्मल क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं। जब एबनॉर्मल पढ़ेंगे तो उससे इतर बात करेंगे। तीसरा नंबर देखेंगे, तीसरी टर्म कंडीशन क्या है शोधन के लिए, मीन्स इसको प्रिजर्व करने के लिए इसकी तीसरी कंडीशन क्या है कि दीर्घ व्याधि पीड़ितम, दीर्घ व्याधि पीड़ितम। तो देखेंगे दीर्घ व्याधि पीड़ितम, मीन्स किसी ऐसी बीमारी से उसकी मृत्यु न हो जो बहुत लंबी व्याधियां हो, जैसे राजक्षमा। दीर्घ व्याधि पीड़ितम का मतलब लंबी बीमारी से मृत्यु न हुई हो, किसी लंबी बीमारी से, किसी लंबी बीमारी से मृत्यु ना हुई हो। इसका मतलब जैसे राजक्षमा, जैसे ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट होते हैं, तो ट्यूबरकुलोसिस बोला गया है दीर्घ व्याधि, मीन्स ये बहुत लंबे समय तक की व्याधि होती है, इसलिए इस तरह की बीमारी से उसकी मृत्यु न हुई हो। तो अगर बहुत लंबी व्याधि होती है तो इससे शरीर की जो अंग प्रत्यंग होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और हम लोग को नॉर्मल जो शरीर के अंग प्रत्यंग है उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। इसलिए कह रहा है दीर्घ व्याधि पीड़ितम न, अर्थात किसी लंबी बीमारी से मृत्यु न हुई हो। चौथा पॉइंट देखेंगे इसमें हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे वर्ष शतिकम, वर्ष शतिकम, वर्ष शतिकम मीन्स उस व्यक्ति की आयु 100 वर्ष से अधिक न हो, अर्थात व्यक्ति की आयु 100 वर्ष से अधिक ना हो। अब ऐसा क्यों कहा गया है कि व्यक्ति की आयु 100 वर्ष से अधिक हो जाएगी तो क्या होगा? अगर किसी व्यक्ति की जो आयु होती है 100 वर्ष तक है, तब तक तो उसके अंग प्रत्यंग ठीक होंगे, उसके जो विसरा होंगे या बॉडी पार्ट होंगे वो लगभग ठीक होंगे, मांसपेशियां ठीक होंगी। लेकिन कोई व्यक्ति अगर 100 वर्ष से अधिक अगर जीवित रहेगा तो उसकी मांसपेशियां बिल्कुल क्षीण हो जाएंगी, हो सकता है विसरा भी डैमेज हो सकते हैं। इसलिए कह रहा है वर्ष शतिकम मीन्स वर्ष
मतलब आयु जो है व्यक्ति जिस मृत्यु की मृत्यु हुई है उसकी आयु 100 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ नंबर देखेंगे, यहाँ क्या है, निःश्रेष्ठ आंत्र पुरुषम, निःश्रेष्ठ आंत्र पुरुषम, यहाँ दिया है निःश्रेष्ठ, निःश्रेष्ठ आंत्र पुरुषम मीन्स आंत्र से पुरुष मल को निकाल दिया गया हो, मतलब उसके आंत्र में मल न हो। जिस व्यक्ति को प्रिजर्व करने जा रहे हैं उस व्यक्ति के आंत्र में मल न हो, आंत्र में मल ना हो, तो मल निकाल दिया गया हुआ तक मल ना हो, तो आंत्र में मल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, अब इतना होने के बाद अब ये 5 टर्म एंड कंडीशन है कि मतलब कि शरीर शोधन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है कि समस्त गात्रम तस्मात् समस्त गात्रम अर्थात जो है शरीर समस्त अंग प्रत्यंगों से युक्त होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कह रहा है विष उपहतम अर्थात उसकी मृत्यु विष के सेवन से न हुआ हो। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दीर्घ व्याधि पीड़ितम अर्थात उस व्यक्ति की मृत्यु किसी ऐसे व्याधि से न हुई हो जो कि दीर्घ हो, अर्थात जैसे राजक्षमा। उसके बाद नेक्स्ट चौथा पॉइंट कह रहा है वर्ष शतिकम अर्थात उस व्यक्ति की आयु, जो व्यक्ति मरा है उस व्यक्ति की आयु 100 वर्ष से अधिक न हुई हो। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे निःश्रेष्ठ आंत्र पुरुषम मीन्स आंत्र से मल, पुरुष मतलब मल निकला हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को हमें शोधन, जब ये पांचों टर्म एंड कंडीशन फुलफिल कर जाए तो उस व्यक्ति को हम लोग प्रिजर्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आइए अब इसके बाद जब ये पांचों टर्म कंडीशन ओके हो जाता है तब इसके बाद हम देखते हैं कि और क्या कंडीशन है, मीन्स और क्या, फिर उसके बाद क्या प्रोसीजर है। तो जो शोधन की विधि, तो शव को कैसे प्रिजर्व करेंगे इसके बारे में दिया हुआ है। शव को प्रिजर्व करना है हम लोग को, तो अब इसके पांचों कंडीशन व्यतीत हो गए हैं, इसका फुलफिल हो गए हैं। तो शरीर का शोधन करना है, शरीर का शोधन करना है, तो उसमें देखेंगे कि क्या करना प्रोसेस, विधि क्या, शव शोधन विधि। अब हम आ जाएंगे शव शोधन की विधि मीन्स उसको प्रिजर्वेशन की विधि, प्रिजर्वेशन मेथड, मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन, मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन मीन्स उसकी विधि क्या है। तो आइए देखते हैं कि जो पांचों टर्म एंड कंडीशन उसने बॉडी पे आ गई है, उसके बाद देखेंगे कि उस शरीर को क्या करना है, पुरुषम अवहंत्या वहंताम अपगामाय निबद्ध मीन्स कि उस शरीर को, पहला पॉइंट क्या है कि शरीर को क्या करना है, न बहने वाली नदी में, न बहने वाली नदी में, न बहने वाली नदी में रखते हैं कैसे। तो दूसरा पॉइंट इसमें कह रहा है कि उसको अगर रखेंगे तो उसको लोहे के पिंजड़े में, तो शरीर को सबसे पहले क्या है लोहे के पिंजड़े में रखेंगे, लोहे के पिंजड़े में रखें। शरीर को किसमें रखना है, लोहे के पिंजड़े में मीन्स लोहे के पिंजड़े में रखने से पहले शरीर पर कुछ कवर करना है, उसको कवर कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि मूल्क वन, तीसरा पॉइंट है, इसको हम लोग दूसरा पॉइंट बनाएंगे, लोहे के पिंजड़े को तीसरा पॉइंट बनाएंगे। तो शरीर को हमें लपेट के किससे लपेटना है, मूल्क वल्कल कुश षड़, तो मूल्क शरीर को क्या करना है, मुंज
वल्कल, मुंज है, वल्कल है, कुश है, षड है, कुश षड इत्यादि से लपेट देंगे, लपेट देंगे, ठीक है, इत्यादि से लपेट देंगे शरीर को। उस शरीर को लपेटने के बाद फिर क्या करेंगे, लोहे के पिंजड़े में रखेंगे, लोहे के पिंजड़े में रखेंगे। तो यहाँ दिया है लोहे के पिंजड़े में रखना है, लोहे के पिंजड़े में रखे। ये कह रहा है कि शरीर को मुंज, वल्कल, कुश, षड से लपेट कर लोहे के पिंजड़े में रखा है। लोहे के पिंजड़े को कहाँ रखना है, न बहने वाली नदी, मीन्स न बहने वाली नदी की बात कर रहे हैं। सुश्रुत ने कहा न बहना नदी, मतलब जल लगभग स्थिर हो, तो स्थिर हो, लेकिन अष्टांग संग्रह ने कहा है, यहाँ पर देखेंगे अष्टांग संग्रह ने क्या कहा है कि बहने वाली नदी में रखे। तो उन्होंने कहा बहने वाली नदी, बहने वाली नदी, तो संग्रह ने कहा बहने वाली नदी। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो इसके पीछे ये है कि जब शरीर को किसी न बहने वाली नदी अर्थात स्टेगनेंट वाटर में रखेंगे तो वहां पर जो बैक्टीरिया हो गया, जो इन्फेक्शन होगा, उस पूरे इन्वायरमेंट को या उस तालाब को या पानी को गंदा कर देगा। जो बहने वाली नदी होती है वो क्या होती है, वहां पर बैक्टीरियोफेज होते हैं और वहां पर क्या होता है कि वो जो भी इन्फेक्शन होते हैं उसको डैमेज कर देते हैं। साथ इन्फेक्शन जो बहने वाली नदी होती है हमेशा स्वच्छ होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने, सुश्रुत ने बोला कि न बहने वाली नदी, अष्टांग संग्रह ने बोला कि बहने वाली नदी होनी चाहिए। उसके बाद देखेंगे क्या है कि इतना होने के बाद क्या करना है कि सम्यक प्रकृति, उसके बाद इसको रखने के बाद इसको क्या करना है नेक्स्ट कि अप्रकाश देश में रखना है, अप्रकाश देश में, अप्रकाश चौथा पॉइंट है कि मतलब ऐसे जगह पे रखना है इस पिंजड़े को कि जहां लाइट नहीं के बराबर हो, मीन्स बहुत ही पेड़ पौधे हो चारों तरफ उस नदी के आसपास। तो अप्रकाश देशे, अप्रकाश, अप्रकाश देशे मीन्स अंधकार में रखना है, अंधकार जगह पे, अंधकार जगह पे रखना है। तो इस तरह से देखेंगे अप्रकाश देशे का मतलब अंधकार जहां पर हो, जहां पेड़ पौधे अत्यधिक हो वहां पर रखेंगे। तो वहां पर क्या होगा, कोई जो मांसाहारी जानवर हैं वो उसको शिकार नहीं कर पाएंगे, उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ देखेंगे क्या कह रहे हैं कि इतना होने के बाद, इतना होने के बाद जब ये अच्छी प्रकार से सड़ जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, इतना होने के बाद इसका क्या करा है, अच्छे प्रकार से सम्यक प्रकृतितम, सम्यक प्रकृतितम, इसके बाद देखेंगे सम्यक, सम्यक प्रकृतितम मीन्स अच्छे प्रकार से सड़ जाए। सम्यक प्रकृतितम का मतलब क्या होता है कि अच्छे प्रकार से, अच्छे से सड़ जाए, सड़ जाए। हम लोग जो शरीर को जल में इसको अच्छे प्रकार से रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं शरीर को सड़ाने के लिए ही रख रहे हैं कि जैसे शरीर मतलब कि जो भी उसके मांस हैं अस्थि से छूट जाएंगे तो उसको इजीली हम लोग उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, डाइसेक्शन कर सकते हैं। जब इसको शरीर को मुंज, वल्कल, कुशकाश, षड में लपेट कर लोहे के पिंजड़े में रखते हैं। और कहाँ रखते हैं, शरीर को न बहने वाली नदी, अष्टांग संग्रह ने कहा बहने वाली नदी में जब रखते हैं तो क्या होता है कि, और कहाँ रखेंगे, अप्रकाश देशे मीन्स अंधकार जगह में रखने पर जब कुछ समय के पश्चात सम्यक प्रकृतितम अर्थात अच्छे प्रकार से सड़ जाए तब क्या करना है, उसके बाद देखना है। ठीक है, अब हम लोग को आना है कि किस तरह से स्वविच्छेदन करेंगे। तो स्वविच्छेदन हेडिंग जरूर है बट उसमें अनेक हेडिंग अलग इस तरह से बनेगी। अब देखेंगे उसका विच्छेदन कैसे करेंगे। तो स्वविच्छेदन हम लोग कैसे करेंगे उसके बाद की बात कर रहे हैं कि उसका स्वविच्छेदन कैसे करेंगे और कितने दिन तक करेंगे, क्लियर कट यहाँ पर बात किया गया है, मीन्स सुश्रुत ने क्लियर कट बताया है। तो यहाँ देख रहे होंगे उसके बाद दिया हुआ है कि
जिससे हम लोगों ने अब बॉडी सड़ गई है, तो शव विच्छेदन की विधि की बात हम लोग अब करेंगे। शव विच्छेदन की विधि की बात कर रहे हैं, इस अब डाइसेक्शन की बात करेंगे। हम देखेंगे डाइसेक्शन, डाइसेक्शन, डाइसेक्शन की बात करेंगे। डाइसेक्शन ऑफ कैडवर, किसका? कैडवर का। कैडवर बोलते हैं जो मृत शरीर होता है, उसको अगर हम प्रिजर्व करने के बाद उसको कैडवर की उपाधि देते हैं, संज्ञा देते हैं। अब ये कहलाएगा प्रिजर्वेशन के बाद कैडवर, इसको टर्म दिया जाता है। तो कैडवर और मृत शरीर में अंतर होता है, उसको प्रिजर्व करने के बाद उसको कैडवर का नाम देते हैं। अब इस कैडवर को क्या करना है, जिससे शरीर को लपेटे थे, कुशकाश, क्या करना है अब इस कैडवर को? कुशकाश देखेंगे, जिससे हम लोगों ने शरीर को लपेटा था। तो यहाँ देखेंगे कुश काश, मुंज, मुंज, वलकल, इन्हीं में से किसी एक को, इन्हीं में से क्या करना है, किसी एक से कूची बनाएंगे। कूची का मतलब ब्रश, ब्रश बनाएंगे और उसी से बार बार उसको साफ करेंगे। उसी से बार बार उसकी कुची से उसको बार बार साफ करेंगे। और जो भी 7 दिनों तक ब्रश बनाकर क्या करेंगे, डाइसेक्शन करेंगे। एक तरह से डाइसेक्शन करेंगे। और कितने दिन तक करेंगे ये देखेंगे, 7 दिनों तक, 7 दिन तक डाइसेक्शन करने की बताया है कि 7 दिनों तक डाइसेक्शन करेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अंग प्रत्यंग की बात की गई है। और हम लोगों ने टोटली जो है आयुर्वेद की जो विधि है, जो शव विच्छेदन में जितने भी हेडिंग थी लगभग सभी की 1 बाय 1 बात किया। अब इसके बाद हम लोग इसके मॉडर्न टेक्निक पे आते हैं कि इसकी आधुनिक विधि क्या है। तो आइए देखते हैं कि ये तो था मॉडर्न, ये तो था आयुर्वेदिक व्यू, कि आयुर्वेदिक व्यू में इस तरह से आचार्य सुश्रुत ने इस तरह से शरीर को सड़ाने के लिए बोला है। जब अच्छी तरह से सड़ जाए, प्रकुपितम हो जाए, तो उसके बाद क्या करना है कि उसको उसी मुंज कुशकाश वलकल से क्या करना है, उसको साफ करना है, कुची से ब्रश बनाकर उसको धीरे धीरे एक एक लेयर को शरीर को जानना है। अब देखते हैं कि जो आधुनिक विधि, आधुनिक शव विच्छेदन विधि क्या है, उसके बारे में देखेंगे। आधुनिक शव विच्छेदन विधि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि जब प्रश्न पूछा जाता है तो सिलेबस में हम लोग के आयुर्वेद प्लस मॉडर्न दोनों विधि से यहाँ पर वर्णन करने को आता है। तो यहाँ देखेंगे आधुनिक शव विच्छेदन पद्धति। आधुनिक शव विच्छेदन पद्धति। आधुनिक शव विच्छेदन पद्धति, तो यहाँ पर देखेंगे कुछ चीजें बताई गई है, तो उसको देखते हैं कि क्या क्या चीजें करनी है। तो सबसे पहले इसका कुछ 1 बाय 1 स्टेप को फॉलो करना होता है। तो पहला स्टेप होता है इसमें कि मृतदेह की प्राप्ति, रिसीविंग ए कैडवर, रिसीविंग ए कैडवर मीन्स जो भी कैडवर है, मीन्स बॉडी को, मृत शरीर को रिसीव करना, मृत देह की प्राप्ति। इसको लिखेंगे मृत देह की प्राप्ति, मृत देह की प्राप्ति। जब कभी भी हम लोग को बॉडी को प्रिजर्व करना होता है तो सबसे पहले हम लोग को डेड बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को बोलते हैं मृत देह की प्राप्ति। इस मृत देह की प्राप्ति आज के समय में बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, बहुत ही कानूनी प्रक्रिया होती है। इसमें बहुत ही कानूनी कागजात की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ही पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता होती है, पुलिस परमिशन की आवश्यकता होती है, इसलिए बहुत ही जटिल प्रक्रिया ये है। दूसरी प्रक्रिया है कि अगर हम लोग को एक बॉडी मिल गई, मृत देह मिल गया, उसके बाद क्या होगा, उसको हम लोग प्रिजर्व करते हैं। तो क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन। दूसरा करते हैं शव संरक्षण या प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का मतलब संरक्षण, शव संरक्षण, शव
संरक्षण। तो प्रिजर्वेशन को हम लोग संरक्षण कहते हैं। तो संरक्षण के लिए हम लोग को क्या करना होता है, चाहे कैरोटिड आर्टरी से, तो चाहे कैरोटिड आर्टरी जो हार्ट से आर्च ऑफ एओर्टा से, हार्ट से आर्च ऑफ एओर्टा होता है, आर्च ऑफ एओर्टा से राइट एंड लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी होती है जो कि नेक और ब्रेन में जाती है। तो वहां पर हम लोग मृत की कंडीशन में उसको कैरोटिड आर्टरी में उसको हम लोग एक पंक्चर करते हैं, या फीमोरल जो आर्टरी होती है, फीमोरल जो वेन होती है, उसमें हम लोग जो फीमोरल वेन होती है उसमें हम लोग कट करते हैं। तो जिसमें देखेंगे कि यहाँ पर दो सेक्शन है, एक तो कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, दूसरा क्या है फीमोरल वेन, फीमोरल वेन में हम लोग एक कट करके कैनुला के थ्रू जो भी प्रिजर्वेटिव फ्लूइड है उसके थ्रू उसको भरते हैं। तो भरते हैं तो इस तरह से हम लोग के बॉडी में ये पूरा जो जहाँ पूरा हार्ट होता है, जो वस्कुलर सिस्टम होता है पूरे एरिया में, वो प्रिजर्वेटिव फ्लूइड्स उसमें जाके डिपॉजिट हो जाता है। जब ये डिपॉजिट हो जाएगा उसको कुछ दिनों तक उसके फॉर्मेल्डिहाइड के टैंक में, फॉर्मेल्डिहाइड के टैंक में जो है पानी और फॉर्मेलिन डालकर उसको हम लोग 10 से 15 दिन या 20 दिन तक उसको बॉडी को अच्छे से उसको डिप करते हैं, और डिप करने के बाद 15 से 20 दिन के बाद वो बॉडी प्रिजर्व हो जाती है, मीन्स रेडी हो जाती है, और उसको क्या करते हैं डाइसेक्शन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिजर्व हो जाती है, मीन्स अब रेडी हो गया। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि ये है आपकी डाइसेक्शन, या इसको बोलते हैं संग्रहण, डाइसेक्शन। डाइसेक्शन मतलब डाइसेक्शन क्या है, एक टेक्निक है। डाइसेक्शन का मतलब होता है कि हर एक विसरा का हर एक एब्डोमिनल पार्ट हो, चाहे थोरेसिक पार्ट हो, चाहे अलग अलग पार्ट का को हम लोग को किस तरह से सेफली उस पार्ट को रिमूव करना है या इजीली उसको स्टडी करना है। तो डाइसेक्शन क्या है, टेक्निक है, ओनली टेक्निक। शरीर के अंग प्रत्यंगों को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए ये क्या है, ओनली एक टेक्निक है। डाइसेक्शन क्या है, टेक्निक है। ये टेक्निक है, मीन्स मेथड है, विधि है, जिसके थ्रू हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे हार्ट की स्टडी करना है या थोरेसिक या एब्डोमेन को ओपन करना है, तो वहां डाइसेक्शन की विधि बताई गई है, अर्थात वहां टेक्निक बताई गई कि कहां से उसको कट करना है, चीरा लगाना है। तो इस तरह से बातें किया गया है। अब जब ये सब होने के बाद डाइसेक्शन करेंगे, देन उसको हम लोग चौथा पॉइंट है कि शव विच्छेदन करेंगे। शव विच्छेदन का मतलब यहाँ पर होगा कि उसकी स्टडी करेंगे। अब ये टेक्निक है, उसको डाइसेक्ट कर दिया, डाइसेक्ट करने के बाद उसकी स्टडी करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, एक एक पार्ट को ऑब्जर्व करेंगे, एक एक अंग प्रत्यंग को ऑब्जर्व करेंगे, मीन्स ऑब्जर्वेशन। तो स्टडी करेंगे, ऑब्जर्वेशन मीन्स होता है स्टडी, स्टडी करेंगे। और लास्ट में जो भी पार्ट है उसको क्या करेंगे कि अंतिम संस्कार, क्योंकि हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि जो भी जिस धर्म से बिलोंग करता है, अगर हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, जिस भी धर्म से बिलोंग करता है, और उस धर्म में जो लास्ट अंतिम जो प्रक्रिया होती है, अंतिम संस्कार विधि होती है, उस धर्म के अकॉर्डिंग उसको उस अंतिम रूप दिया जाता है। और लास्ट में देखा जाता है कि अगर मान लीजिए हम अंतिम रूप देना है या उसके जो अस्थियों को निकालना है या संधियों को निकालना है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर उसको अंदर रख देते हैं, मिट्टी से उसको ढक देते हैं। कुछ दिनों बाद उसके मांस के टुकड़े निकल जाते हैं, और अस्थियां जो है, अस्थि पंजर अर्थात जो कंकाल होता है, जो स्केलेटल सिस्टम होता है, उसको निकाल करके हम उसको स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से रख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ लास्ट पॉइंट अंतिम संस्कार, इसको बोलते हैं क्रीमेशन। क्रीमेशन, क्रीमेशन। तो क्रीमेशन मीन्स होता है अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार। इस तरह से हम लोग की जो मॉडर्न टेक्निक है डाइसेक्शन की, वो खत्म होती है। धन्यवाद।